किसी भी देश की शिक्षा की तस्वीर यह बताती है कि वहाँ की सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा की जगह क्या है और वह इससे कितना सरोकार रखती है। हालिया वर्षों में दुनिया भर की बेहतर गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के पिछड़ने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार और समूची व्यवस्था इस मामले में सुधार के लिए ठोस पहल करेगी ताकि इस स्थिति में कुछ सुधार हो। ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देने को आशा भरी नजरों से देखा जा रहा है। यह इस मायने में भी सुखद पहल है कि लगभग 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव देखने को मिला है। गौरतलब है कि 1968 और 1986 के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसका मसौदा 2019 में ही तैयार कर लिया गया था। इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 2017 में इस एक समिति का गठन किया गया था और उसी समिति ने इस शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था। अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इस मसौदे को मंजूरी देकर स्कूल समेत उच्च शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की राह को हरी झंडी दे दी है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी गई है। इसका मकसद शिक्षा और सीखने की ओर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। ऐसे में यह जानना समझना बेहद जरूरी है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए क्या क्या नीतियां लेकर आई है। पहले के मुकाबले नई तस्वीर कैसी होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। साथ ही इस नई नीति की कई बिंदुओं पर आलोचना और विरोध भी शुरू हो गया है। विशेषज्ञ कई तरह की खामियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। लिहाजा नई शिक्षा नीति के सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा जरूरी है। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले स्कूली शिक्षा में हुए बदलाव पर एक नजर डालते हैं। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए है। फाउंडेशन स्टेज के तहत पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। प्रिपरेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी और इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल और कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देने का मकसद बच्चों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही रोजगार हासिल करने के लायक बनाना है। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। इसमें विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। पहले 10+2 व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और कक्षा 11 से विषय चुनने की आज़ादी थी। पहले 6 साल में पढ़ाई शुरू होती थी, लेकिन अब नई नीति के तहत 3 साल में ही बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 और 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। साल में 2 बार परीक्षाएं कराई जाएंगी। एक में ऑब्जेक्टिव और दूसरे में सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा ली जाएगी। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। इस लिहाज से सरकार की यह सोच बेहद स्वागत योग्य है। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा ही होगी। मोटे तौर पर कहें तो बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षा के माध्यम के बीच पुल का काम करने के लिए स्थानीय या मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी, यानी 9वीं कक्षा से बच्चे विदेशी भाषा ले सकेंगे। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का मौका दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला के तहत राज्य, क्षेत्र और छात्र की पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होंगी। उदाहरण के लिए मुंबई में अगर कोई छात्र मराठी और अंग्रेजी सीख रहा है तो उसे तीसरी भाषा कोई भारतीय पढ़नी होगी। इसमें किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। अब उच्च शिक्षा के लिए हुए ऐलान पर नजर डालते हैं। उच्च शिक्षा में पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है।
आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई छात्र बीच में ही कोर्स छोड़ देना चाहता है तो उसके साल बर्बाद नहीं होंगे। अगर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो 1 साल के बाद कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल पर कोई इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और 4 साल बाद कंप्लीट डिग्री मिलेगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। अगर वह कुछ साल बाद किसी दूसरे कोर्स में दाखिला लेते हैं तो पहले वाले कोर्स का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा को इस नए कोर्स में अहमियत दी जाएगी। इसे क्रेडिट ट्रांसफर कहा जा सकता है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह आज़ादी भी होगी कि अगर वे कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वे पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब 3 साल का डिग्री कोर्स उन छात्रों के लिए होगा जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वहीं शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। इसके बाद सीधे वह पीएचडी कर सकेंगे। इसके लिए अब छात्रों को एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018-19 के मुताबिक यह अनुपात महज 26.3% है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो किसी शिक्षा के स्तर पर कुल योग्य आबादी की वह संख्या है जो शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले चुके हैं। उदाहरण के लिए अगर उच्च शिक्षा में दाखिला लेने लायक आयु वर्ग के कुल छात्रों की आबादी 100 है लेकिन केवल 60 छात्रों ने ही दाखिला लिया है तो यह अनुपात 60% कहलाएगा। यही कारण है कि उच्च शिक्षा में इस अनुपात को बढ़ाने के लिए 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की बात कही गई है। यह नीति 2030 तक या उसके बाद हर जिले में कम से कम एक बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी या बहुविषयक संस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की बात करती है। इसके तहत तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ाए जाएंगे। आईआईटीज समेत देश भर के सभी तकनीकी संस्थान हॉलिस्टिक अप्रोच यानी समग्र दृष्टिकोण अपनाएंगे। साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स जैसा कोई विभाजन नहीं होगा। छात्र अपनी पसंद के कोई भी विषय चुन सकेंगे। इसे बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मेडिकल और लॉ को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा जो यूजीसी की जगह लेगा। आईआईटी और आईआईएम के दर्जे की मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये संस्थान विश्व स्तर के होंगे। नई शिक्षा नीति में देश भर के सभी संस्थानों में दाखिले के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराए जाने की बात भी कही गई है। यह एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगा। हालांकि यह ऑप्शनल होगा और सभी छात्रों के लिए इस एग्जाम में बैठना अनिवार्य नहीं रहेगा। आइए अब दूसरी बड़ी घोषणाएं जान लेते हैं। उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह अब एक ही नियामक होगा जो संस्थानों को निर्देश देगा। कॉलेजों को स्वायत्तता देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उन्हें धीरे धीरे स्वायत्त बनाया जाएगा। ये कॉलेज आगे चलकर डिग्री देने वाले स्वायत्त कॉलेज बनेंगे या किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज। शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाली यूनिवर्सिटीज को भारत में अपना ब्रांच खोलने की अनुमति दी जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। शोध करने के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति व अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ की स्थापना की जाएगी। इसका मकसद यूनिवर्सिटीज के जरिए शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना है। एनआरएफ स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। हाल ही में वैश्विक महामारी के कारण ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक स्कोप को कवर किया गया है। जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के मकसद से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी।
सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना करने की बात कही गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इनमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल हैं। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा। इसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। नेशनल मेंटरिंग प्लान के जरिए शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। अब सवाल है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में क्या चुनौतियां आएंगी। दरअसल नई शिक्षा नीति कई संभावनाओं के साथ कई सारे सवाल और चुनौतियां भी साथ लाई है। नई नीति के मुताबिक सरकार शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करेगी। हालांकि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यही बात कही गई थी, लेकिन तस्वीर बेहद अलग है। दरअसल 2017-18 में भारत सरकार ने जीडीपी का महज 2.7% ही शिक्षा पर खर्च किया। भारत सरकार खुद बताती है कि 2017-18 में हमने शोध कार्यों पर जीडीपी का महज 0.7% खर्च किया। लिहाजा खर्च के मामले में सरकार इतनी बड़ी उछाल कैसे लाएगी, इस पर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। उधर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य 26.3% से बढ़ाकर 50% रखा गया है। आर्थिक सर्वे 2017-18 के मुताबिक भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर शोध करने वालों की संख्या महज 15 है। सरकार ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की बात कही है, लेकिन फिर वही सवाल है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के पास क्या खाका है और सरकार इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी। उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक ही नियामक को लेकर भी विवाद है। जानकारों का मानना है कि चूंकि इस नियामक की कमान केंद्र सरकार के हाथ में होगी, इसलिए इससे शिक्षा का केंद्रीकरण होगा, जिससे संस्थानों की स्वायत्तता की राह में बड़ी रुकावट पैदा होगी। जानकारों का कहना है कि अब जबकि शिक्षा के विकेंद्रीकरण का समय है, तब सरकार बेवजह ही इसे उलझाने की कोशिश में है। इस स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार की समस्या को अनदेखी कर सकती है। बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाने को लेकर भी कई तरह के सवाल और अनिश्चितताएं हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग रहते हैं। ऐसे में एक ही स्कूल में अलग अलग मातृभाषा को जानने वाले बच्चे होंगे। लिहाजा सवाल है कि उन बच्चों का माध्यम क्या होगा। एक बड़ा सवाल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को लेकर भी है कि क्या ऐसे स्कूल स्थानीय भाषा वाले कॉन्सेप्ट को अपनाने को राजी होंगे। फिर प्राइमरी में ही एक राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट करने वाले बच्चे का माध्यम न बदले, इसके लिए सरकार क्या उपाय करेगी। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी काफी ऊहापोह का माहौल है। अब सवाल है कि आगे की राह क्या हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस नीति को अमली जामा पहनाने में सरकार के समक्ष दर्जनों अड़चने हैं। सभी घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए बुनियादी अवसंरचना की जरूरत होगी। इससे भी ज्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रबल करना होगा। नीति का क्रियान्वयन कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी शिक्षा के लिए आवंटित फंड्स का पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। यह स्थिति तब है जब हमारी सरकारें दूसरे देशों के मुकाबले कम खर्च करती हैं। पिछले 5 सालों में 4 साल ऐसे गुजरे हैं जब शिक्षा के लिए जारी किए गए बजट को पूरा खर्च नहीं किया जा सका। 2014-15 में आवंटित बजट की 17% रकम खर्च नहीं की जा सकी, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। शिक्षा में सुधार के लिए यह सबसे जरूरी है कि शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता को कायम किया जाए। सरकार को अपने 200 शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालयों को पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना चाहिए, ताकि वे वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपडेटेड कोर्स में विविधता ला सकें। हमने पहले भी जिक्र किया कि भारत अनुसंधान और नवाचार पर बहुत कम खर्च करता है। 2017-18 में हमने शोध कार्यों पर जीडीपी का महज 0.7% खर्च किया, जबकि इसी दौरान पड़ोसी देश चीन ने 2.1, अमेरिका ने 2.8 और इजराइल ने 4.3% शोध कार्यों पर खर्च किया। अब जबकि नई शिक्षा नीति भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर मुखर है, तब जरूरी है कि इसे फास्ट ट्रैक बेसिस पर स्थापित किया जाए।
अनुसंधान और विकास के जरिए राष्ट्र निर्माण की दिशा में इस दूरदर्शी कदम के साथ भारत सरकार को एक प्रतिस्पर्धी आधार पर विश्वविद्यालय, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों में प्रति वर्ष कम से कम 5,000 करोड़ रुपए आवंटित करने चाहिए। इससे इतर उच्च शिक्षा में वैश्विक पटल पर खुद को साबित करने के लिए हमें बुनियादी अवसंरचना को बेहतर करने पर गंभीर होना पड़ेगा, ताकि देश के टॉप यूनिवर्सिटीज ट्रेंड पीएचडी पैदा कर सकें। भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज को हर साल 50,000 से अधिक पीएचडी पैदा करना होगा, तभी हमारे नवाचार और विशेषज्ञता प्रतिभा में सुधार हो सकेगा। नई शिक्षा नीति पर्यावरण, अनुसंधान और विकास, खेल, संस्कृति, चिकित्सा सुविधाओं पर भी जोर दे रही है। मौजूदा वक्त में भारतीय विश्वविद्यालयों में इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है। इसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार विश्वविद्यालयों को 20 से 30 साल तक के लिए दीर्घकालिक ऋण मुहैया कराए, ताकि वे अवसंरचना को बेहतर कर सकें। जहां एक और सरकार ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में इजाफा चाहती है, वहीं शिक्षण संस्थानों में पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी मुखर दिख रही है। इन दोनों ही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे संस्थानों को समान रूप से विशेष पैकेज दें, ताकि अगले 10 साल में राष्ट्रीय औसत के बराबर इन संस्थानों में दाखिला सुनिश्चित किया जा सके। बहरहाल इस नई शिक्षा नीति को सरकार किस प्रकार लागू करेगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि केवल कागजी खानापूर्ति के बजाय सही अर्थों में नीतियों को लागू करने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा हो पाता है, तभी शिक्षा के क्षेत्र में